चलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई सेकेंड पार्ट अपन स्टार्ट कर लिए हैं। वैल्यूएशन रूल्स पे आ जाते हैं अपन। सेक्शन 15(1), 15(2), 15(3) ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिस पे हमने ट्रांजेक्शन वैल्यू को समझा था और वैल्यूएशन के लिए इस पर एक क्वेश्चन बनता ही है, इसमें एक क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 15(1), 15(2), 15(3) वहीं अप्लाई होते हैं जहाँ पर ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी दो सिचुएशन होती है जहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं माना जाता। जब आप किसी रिलेटेड पर्सन को सेल करते हो, रिलेटेड पर्सन को अगर आप सप्लाई दे रहे हो, या फिर प्राइस जो है वो सोल कंसेशन नहीं है, तो उस केस में रूल्स पे आपको आना पड़ेगा। तो ये वैल्यूएशन रूल्स कब आते हैं? जब हम सप्लाई किसको कर रहे हैं? रिलेटेड पर्सन को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? रिलेटेड पर्सन को। या फिर सोल कंसेशन नहीं है, सोल कंसेशन नहीं है, राइट। प्राइस जो है वो सोल कंसेशन नहीं है, तो उस केस में आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस में कहीं ना कुछ मैनिपुलेशन पॉसिबल है। क्योंकि जब आप अपने करीबी यानी रिलेटेड पर्सन को देते हो सप्लाई, या प्राइस में जो है वो सोल कंसेशन नहीं होती, तो उस जगह पे फिर आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मानना चाहिए, फिर रूल्स के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएशन करना होगा। तो यहाँ पे अपन को रूल्स पढ़ने हैं। तो अभी जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो अभी आपको पढ़ने हैं, एक है रूल 27, रूल 28, 29, 30 और 31। ये रूल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इसके अलावा और भी रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे। फिलहाल जो मेन रूल्स होते हैं वो यही होते हैं। 27 में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द कंसेशन इज नॉट होली इन मनी। यानी रूल 27 क्या बोल रहा है कि कंसेशन नॉट होली इन मनी, यानी कि जो भी है उसमें पूरा वो मनी के फॉर्म में नहीं है कंसेशन। यानी उसको कोई ऐसी चीज़ भी दी हुई है, काइंड में भी हो सकता है या कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा था कि जब सोल कंसेशन नहीं होगा तभी तो रूल्स पे आएंगे। तो पहला रूल इसी बात का है कि अगर रूल 27 ये बोलता है कि आपका सोल कंसेशन नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा जो कंसेशन है वो होली इन मनी नहीं है, तो उस केस में हम इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रूल 27 में सीक्वेंस दी हुई है, ये 4 वैल्यू दी हुई हैं, इनको सीक्वेंशियली यानी ऑर्डर यही रहेगा, इसके अलावा ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम चीज़ों को, राइट। यानी कि सबसे पहले रूल 27 में बोला है कि वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। तो वैल्यूएशन हम ऐसे करेंगे कि पहले हम लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू ये ए में आएगा, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। अभी मैंने इसको वर्टिकल उसमें लिखा है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल उसमें लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी होगी याद करने में भी। इसको मैं लिखता हूं पहले रूल 27, फिर लिखूंगा यहां पे रूल 28, फिर लिखूंगा रूल 29, फिर रूल 30 और फिर रूल 31। यहां पे 28 किसके लिए बोल रहा है? जब सोल कंसेशन नहीं है, सोल कंसेशन नहीं है तभी तो रूल आएगा, राइट। तो ये सोल कंसेशन नहीं है, यानी कि जो प्राइस आपको दी जा रही है वो नॉट होली इन मनी, होली इन मनी नहीं है। जैसे 1 लाख की कोई चीज़ ली है आपने, तो 1 लाख रुपए आपने सिर्फ 60,000 रुपये आपने पैसे दिए हैं, बाकी 40,000 रुपये कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया है। उस केस में वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले हम लेंगे ओपन मार्केट वैल्यू। अगर मान लो वही चीज़ अगर मार्केट में बेची जाए तो वो कितने में बिकती है, अगर वो वैल्यू पता है तो वही उसकी क्या बन जाएगी? वैल्यू बन जाएगी। ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ मीन्स द फुल वैल्यू इन मनी एक्सक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स एंड सेल्स पेएबल। देखो मतलब उनका कहने का मतलब कि पूरा जो मनी है जो आपके ओपन मार्केट वैल्यू में आप लेने जाओ तो वो प्राइस पे आपको मिलेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी शामिल नहीं होगा इसमें, राइट। एंड द सेल्स पेएबल बाय पर्सन इन ए ट्रांजेक्शन वेयर द सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। और ध्यान रखना वो प्राइस में कहीं भी नॉट रिलेटेड आना चाहिए, यानी कि वो प्राइस वही होनी चाहिए ओपन मार्केट वैल्यू जो किसी रिलेटेड को नहीं बेची गई हो। ओपन मार्केट वैल्यू वही होती है इन जनरल। अननोन को आपने सेल किया है तो वो प्राइस को क्या मानेंगे हम? ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो एक पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आएगा बी। अगर मान लो ओपन मार्केट वैल्यू आपको नहीं मिल पा रही है तो क्या करेंगे? तो देखो आपको जो कंसेशन मिला है वो कैसे मिला है? मनी के फॉर्म में मिला है और प्लस किसके मिला है? काइंड में मिला है, राइट। तो आपको क्या करना है? ये मनी का फॉर्म तो मनी में है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मनी के फॉर्म में, यानी कि कन्वर्जन करिए उसकी वैल्यू को, जो काइंड आपने रिसीव किया उसकी वैल्यू क्या है, बस उसको जोड़ दीजिए तो आपको निकल जाएगा ये। मतलब नॉन मॉनेटरी से मॉनेटरी टर्म्स में इसको बनाना पड़ेगा। ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स है, इसको मनी के फॉर्म में ले आइए और जो वैल्यू आएगी वही उसकी वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। मतलब आपको पहले प्राथमिकता किसको देनी है, ओपन मार्केट वैल्यू को, ये प्राइम है। फिर उसके बाद अगर ये नहीं मिल पा रही है तो फिर आप इधर आएंगे बी, और फिर सी में क्या लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है कि वेयर द वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड अंडर ए और बी। अगर ए और बी से दोनों से नहीं निकल पा रही है वैल्यू तो हम क्या करेंगे, जो भी गुड्स या सर्विसेज आपने सप्लाई की है उसके जैसे ही, यानी लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसी की जैसी क्वालिटी वाली चीज़ अगर आपने ली होती तो वो कितने में मिलती, राइट। तो यहाँ पे हम तीसरा जो लेंगे सिमिलर आइटम, यानी कि लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला जो भी सप्लाई की हो किसी ने, वो आइटम की प्राइस हम ले लेंगे, वही उसकी वैल्यू मान ली जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये पकड़ा हुआ है मार्कर एडजेल एक्सेल जो भी है, तो इसको अपने सप्लाई ली 40 रुपये में। अगर मान लो मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है मार्केट में, तो इसकी ओपन मार्केट वैल्यू होगी इस तरीके के मार्केट की ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। इसके बदले में आपने मनी इस मार्केट को जब मैं लेने गया था, थोड़ा सा पेमेंट मैंने केस में किया था और कुछ एक पेन पकड़ा दिया था, तो उस केस में जो पैसा दिया और प्लस जो पेन की वैल्यू होगी वो वैल्यू मिला के फिर बी में आएगा। सी में क्या बोला कि इस जैसा कोई एक जैसे बिल्कुल सेम प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन उसके जैसा मिलता जुलता कोई प्रोडक्ट है, जैसे सेलो का मार्कर हो गया या दूसरी कंपनी का मार्कर हो गया, तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाली चीज़ का वैल्यू भी आप ले सकते हो। ये थर्ड ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूएशन करने के ये तीसरा तरीका हो गया। फिर लास्ट तरीका होता है फोर्थ नंबर का, जब वैल्यू ए और बी और सी से नहीं निकल पा रही है। क्या बोला मैंने, ए से भी नहीं निकल पा रही है, बी से भी नहीं निकल पा रही है, सी से भी नहीं निकल पा रही है, तो फिर डी तरीके को यूज करेंगे। तो डी ये बोलता है कि आप क्या करो, सीधे सीधे रूल 30 को फॉलो करो और रूल 30 के बाद फिर रूल 31 लगा दो। अगर मान लो 30 से निकल जाता तो अच्छी बात, नहीं तो फिर 31 को लगा दो। ये बात करता है डी। तो इसका मतलब ये है कि इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, रूल 30 और 31 की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ये क्या होते हैं रूल 30 31 वो अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तरीका मैंने बताया। रूल 27 में क्या लिखा है, जब प्राइस यानी कि कंसेशन नॉट होली इन मनी है तो उस केस में ओपन मार्केट वैल्यू पहली प्राथमिकता है। दूसरा, अगर वो नहीं है तो मनी और प्लस काइंड को नॉन मॉनेटरी में बदल लीजिए, वो दोनों वैल्यू मिला के हो जाएगी वैल्यू। थर्ड, अगर मान लो ए और बी से नहीं निकाल पा रहे हैं तो लाइक काइंड क्वालिटी से आप निकाल लीजिए, और अगर सी से भी नहीं निकाल पा रहे हो तो डी पे जाइए, रूल 30 और 31 लगा दीजिए, ठीक है। रूल 30 क्या है और 31 क्या है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। रूल 30 इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझा भी दूंगा। कॉस्ट के हो आप लोग आराम से कर लोगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट। तो आप लोग कर लोगे, कोई भी कर लेगा, सीए वाला भी कर लेगा, सीएस वाला भी कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं वो अपन पढ़ लेते हैं। वेयर ए न्यू फोन इज सप्लाइड फॉर 20,000 along with the exchange of an old phone, and if the price of the new phone without exchange is 24,000, the open market value of the new phone is 24,000। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 20,000 रुपये का आपने फ़ोन सप्लाई किया, नया फ़ोन, किसके एक्सचेंज में, पुराने फ़ोन के बदले में। पुराना फ़ोन की प्राइस कितनी थी, एक्सचेंज किया ना, ओल्ड फोन। इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज 24,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोल कंसेशन नहीं है। आपने नया मोबाइल लिया है 24,000 रुपये का, लेकिन उसके बदले में आपने क्या करा, सिर्फ 20,000 पेमेंट किया। 20,000 का पेमेंट किया है ना नए मोबाइल पे, क्योंकि आपने पुराना मोबाइल दे दिया। तो क्या सोल कंसेशन है, सोल कंसेशन नहीं है, इसलिए ट्रांजेक्शन वैल्यू को वैल्यू नहीं मानेंगे हम। किस पे आएंगे, रूल 27 पे आएंगे, ठीक है। जब सोल कंसेशन नहीं होता है, नॉट होली इन मनी, तो ओपन मार्केट वैल्यू दी है क्या, पहले देखिए, तो उन्होंने पहले ही शॉर्ट में दे दिया ओपन मार्केट वैल्यू 24,000, तो फिर हमारा आंसर होगा ओपन मार्केट वैल्यू। देखो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन दे सकते हैं कि एक नया मोबाइल आपको दिया 20,000 रुपये में और उसके बदले में एक्सचेंज किया गया पुराना मोबाइल को, तो इसका मतलब ये समझना है कि आपको सोल कंसेशन नहीं है। और जब सोल कंसेशन नहीं है तो फिर रूल 27 पे आना है, राइट। और 27 के अकॉर्डिंग फिर अपन वैल्यूएशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा होगा ओपन मार्केट वैल्यू, लिखी हुई है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आपका आंसर 24,000 हो गया, राइट। आप समझिएगा इस चीज को, इसका आपका आंसर क्या हो गया, 24,000। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दूं, मतलब अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी होगी तो फिर अपन सेकंड वाले पे
हाँ, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी होती तो फिर हम इधर आते। जैसे सपोज आपको इस क्वेश्चन में 24,000 दिया हुआ है, अगर मान लो इसको नहीं दिया होता और क्वेश्चन ऐसा होता कि आपने मोबाइल के बदले में 20,000 रुपये दिए हैं, साथ में आपने एक पुराना प्रिंटर जो कि 3,000 रुपये में कटा है, 3,000 रुपये में मतलब कटिंग करके देते हैं ना, एक्सचेंज करके, तो 3,000 रुपये ये आपको क्या दिया है, इसने 20,000 रुपये दिया है और प्लस काइंड का क्या दिया है, 3,000 रुपये का। तो उसको वैल्यू क्या करेंगे आप, नॉन मॉनिटरी से मॉनिटरी बढ़ा देंगे। तो यानी कि 20,000 रुपये मनी की फॉर्म में दे दिया और प्लस काइंड में कितना दिया, 3,000 रुपये का। तो ये कितनी हो गई वैल्यू, 23,000। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 23,000। लेकिन ये कब करना है आपको, जब ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी है। क्यों, क्योंकि सीक्वेंस आपको यही रखनी है, ऑर्डर आपका यही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये भी नहीं दिया, चलो ये भी नहीं दिया, तो फिर क्या देखेंगे हम, लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाली चीज देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका सैमसंग का मोबाइल था, अब वो प्रोडक्ट का आपको ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही है, लेकिन उसी जैसी क्वालिटी वाला, उसी जैसी फीचर्स वाला कोई और दूसरा मोबाइल होगा, तो उसका आइटम का उसकी वैल्यू ले लेंगे, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। राइट। तो आपको जैसा है ना, मोबाइल ले रहे हो तो मोबाइल ही देखना, काइंड, ठीक है, और क्वालिटी मतलब वैसे ही फीचर्स वाली देखना, ऐसा नहीं है कि उसमें एक्स्ट्रा फीचर डले हों, राइट है। तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, राइट। और उसके बाद भी अगर मान लो ये भी नहीं दिया तो फिर रूल 30 पे आएंगे, और रूल 30 भी अगर नहीं लगा पा रहे तो फिर 31 पे आएंगे। समझ में आ रहे हैं आप। तो आपको इस तरीके से वैल्यूएशन करना पड़ेगा। अगर सोल कंसेशन नहीं है तो काम कितना बढ़ा दिया ना, बढ़ गया ना काम। तो क्वेश्चन अगर मान लो ट्रांजेक्शन वैल्यू वाला आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सोल कंसेशन नहीं है तो इसमें इतने ज़्यादा आपको काम करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं रूल 28 पर। इसमें और भी क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। वेयर ए लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 40,000 अलॉन्ग विद द बार्टर ऑफ प्रिंटर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिसिपेंट एंड द वैल्यू ऑफ प्रिंटर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज 4,000। ठीक है, बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इज नॉट नोन। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो क्या इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो? yes, sir. कैसे निकालेंगे? मनी प्लस काइंड यानी 40,000 मनी प्लस काइंड, मतलब प्रिंटर जो दिया है वो कन्वर्जन करें तो 4,000 में आएगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगी 45,000। राइट, आसान है। चलिए थर्ड पॉइंट देखिए। ये सारे क्वेश्चन है ना एमसीक्यू में आ सकते हैं आपको। जया परचेज ए सैमसंग टेलीविजन सेट कॉस्ट ₹85,000 फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप इन एक्सचेंज ऑफ हर एग्जिस्टिंग टीवी सेट। एक पुराने टीवी के बदले में नया टीवी लेने गया सैमसंग का, ठीक है, जिसकी कॉस्ट 85,000 रुपये है। आफ्टर एन आवर ऑफ बार्गेनिंग द शॉप, कितने 1 घंटे तक उसने बार्गेनिंग की है भाई, ठीक है। द शॉप मैनेजर एग्रीज टू एक्सेप्ट 78,000, 78,000 रुपये में एग्री हो गया। इनिशिएट ऑफ इज कोट ऑफ ₹81,000, ठीक है, उसने 78,000 में राजी हो गया। एंड ही वुड स्टिल बी इन प्रॉफिटेबल पोजिशन, क्योंकि वो अभी भी प्रॉफिटेबल पोजिशन में था। और ओल्ड टीवी अगर बेचते तो कितने बिकता, 8,000 में बिकता। राइट, आप समझिए इस चीज को, वो 78,000 में राजी हो गया देने को, और ओल्ड टीवी कितने का बिकता अगर बेचते तो 8,000 में बिकता। तो इन दिस केस वेयर द प्राइस नॉट द सोल कंसेशन, प्राइस सोल कंसेशन है क्या, नहीं है, तभी हम आएंगे रूल 27 पर। रूल 27 में क्या बोला है, ओपन मार्केट वैल्यू बोली है क्या इसमें? ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई क्या है? 85,000 दी हुई है क्या? ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है 85,000, सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है ओपन मार्केट वैल्यू 85,000 ही लिखी हुई है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं होती, 85,000 नहीं होती, तो फिर मनी प्लस काइंड करना पड़ता। 78,000 प्लस ओल्ड टीवी कितना बिकता मार्केट में, 8,000 में, तो कितना हो गया वो 78 प्लस 86,000 आंसर होता है। तो ये बहुत सावधानी से करना है, इसमें कोई जल्दबाजी मत करना, ये ऑर्डर आपको फुलफिल करना है, 100% आपका ये क्वेश्चन सही जाएगा। राइट, तो रूल 27 क्लियर हो गया। अब अपन आते हैं रूल 28। रूल 28 क्या बोल रहा है? तो देखो मैंने 2 फैक्टर बताए थे, एक रिलेटेड पर्सन पे सप्लाई नहीं होनी चाहिए, दूसरा सोल कंसेशन होना चाहिए। राइट, या अगर रिलेटेड पर्सन को सप्लाई हुई है तो रूल लगेगा, और सोल कंसेशन नहीं होगा तो रूल लगेगा। राइट, तो सोल कंसेशन वाला पॉइंट अपन ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं रूल 28 रिलेटेड पर्सन की। तो यहां पे लिखा है रूल 28 में हेडिंग पढ़ लीजिए पहले। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन अदर देन थ्रू एन एजेंट। तो देखिए मैंने आपको रिलेटेड पर्सन जब पढ़ाया था तो एजेंट भी रिलेटेड होता है
प्रिंसिपल और एजेंट वाला मैंने बताया था वो भी रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला अदर देन एजेंट, तो यहाँ पे रिलेटेड पर्सन की बात तो हो रही है या डिस्टिंक्ट पर्सन की बात तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक बात लिख लीजिएगा अदर देन एजेंट, एजेंट लिखिएगा अदर देन एजेंट। क्यों? क्योंकि एजेंट को कहाँ कवर किया है उन्होंने? रूल 29 में। आप समझिए, इन्होंने रूल 28 में नहीं रखा एजेंट को, एजेंट को कहाँ ले गए वो? रूल 29 में। तो यहाँ पे देखिएगा द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और वेयर द सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर रिलेटेड अदर देन वेयर द सप्लाई इज मेड थ्रू एन एजेंट सेल। तो इस केस में हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? इस केस में हम कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो देखिए इसमें भी क्या लिखा है, वेयर द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई इज अवेलेबल एंड वेयर द रिसिपिएंट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि यहां पे सप्लायर है, सप्लायर है और ये है रिसिपेंट। सप्लाई यहां से हो रही है, गुड्स की सप्लाई हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये भी रजिस्टर्ड है और ये भी रजिस्टर्ड है, जीएसटी में दोनों रजिस्टर्ड हैं। अब समझ लीजिए, वैल्यू का नुकसान अगर सरकार का नुकसान होता है तो फिर सरकार बोलती है बात करें, लेकिन जब सरकार का नुकसान नहीं होगा तो वो बिल्कुल सहज लेती है, चीज़ों को फालतू कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं करती, राइट। तो उनका ये कहना है कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है और जहां पे रिसिपेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, ठीक है, ये रिसिपेंट एलिजिबल नहीं है आईटीसी लेने के लिए, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं होगा। बात समझ आ रहा है? रजिस्टर्ड, देखो एलिजिबल कब होगा? जब वो रजिस्टर्ड होगा। वेयर द रिसिपेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उस केस में सरकार को ये लगेगा कि यार भाई यहाँ पे मैनिपुलेशन हो जाएगा, फिर पकड़ में नहीं आएगा ट्रांजेक्शन, तो फिर वहां पे नियम लगाते हैं जैसे कि यहाँ पे लगे थे, राइट। लेकिन जहां पे लगता है सरकार को कि नहीं यार ये भी रजिस्टर्ड है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये वैल्यू कुछ भी रखे, ये वैल्यू कुछ भी रखे, आईटीसी उसके हिसाब से लेगा, वो आगे उस हिसाब से उसकी फॉरवर्ड कर देगा, तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस केस में। समझ में आ रहा है बात? तो उसके लिए सरकार ने बहुत ओपनली बोल दिया कि आपको जो वैल्यू रखनी है आप रख लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए। यानी कि पास ऑन हो गया आईटीसी, अब ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे किसी और के पास चला जाएगा। तो इसलिए वो उन्होंने यहाँ पे चिंता नहीं की। चिंता कहाँ की है? जब वो एलिजिबल नहीं है आईटीसी के लिए, तो नियम क्या लगेगा? तो सबसे पहले लेंगे अपन ओपन मार्केट वैल्यू, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं अगर वो एलिजिबल नहीं है तो आईटीसी के लिए, तो क्या लेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे ए के सामने लिख दीजिएगा ओपन मार्केट वैल्यू, जैसा पहले लिया था वैसे लेंगे, राइट। क्योंकि अगर आपने किसी रिलेटेड को बेचा है तो रिलेटेड में तो प्राइस कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, जो भी है कम ही होगी, ज़्यादा क्यों होगी, कर सकते हैं। लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू मतलब वही चीज़ अगर मार्केट में बेचे तो कितने में बिकती, राइट। मेरे पास आया कोई 15,000 का मोबाइल बेचना है मुझे, तो 15,000 में मेरा कोई आ गया, मतलब कोई रिलेटेड पर्सन आ गया, वाइफ ही आ गई, उसको दिया मैंने 12,000 में, तो वैल्यू कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो गई ना। इसलिए 15,000 की बात है तो 15,000 ही उसकी ओपन मार्केट वैल्यू, इसकी वैल्यू मान ली जाएगी, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान लो ये भी नहीं हो तो, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो क्या लिखा है? यहां पे कोई बात नहीं है, मनी और काइंड वाली बात अगर होती तो वो रूल 27 में अटक जाता जाके, राइट। तो यहां पे बी वाला पॉइंट जो यहां पे लिखा हुआ वो यहां पे नहीं है, जो सी वाला पॉइंट है वो यहां पे जाकर बी पॉइंट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि ये वाला पॉइंट यहां पे नहीं आएगा, हाँ सी वाला जो पॉइंट है यहाँ का वो यहाँ पे बी पॉइंट बन जाएगा, लाइक काइंड एंड क्वालिटी आ जाएगा, लाइक काइंड एंड क्वालिटी। याद रखने की आसानी हो इस वजह से मैंने ऐसा लिखा है, ताकि आपकी कंपैरिजन यहाँ पे कर पाएँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी। तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाली चीज़ आपको लेंगे, और वैल्यू कैसे निकाली जाती है लाइक काइंड एंड क्वालिटी की, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वेयर द गुड्स आर नॉट इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई सच बाई द रिसिपेंट, ये उस केस में होगा जब फर्दर सप्लाई नहीं की जा रही है। और अगर मान लो इंटेंशन है कि रिसिपेंट ने जब लिया है सप्लाई और वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, तो उस केस में क्या होगा? उसके पास एक ऑप्शन होगा, ये बोल रहा है कि आपको लाइक काइंड एंड क्वालिटी का ही वैल्यू जो है वो ले लेंगे। लेकिन अगर मान लो सप्लायर यहाँ पे रजिस्टर्ड है और रिसिपेंट भी रजिस्टर्ड है, दोनों आपस में क्या है? रिलेटेड। क्या है आपस में? रिलेटेड पर्सन है। अब सवाल ये होता है कि ये सप्लायर से रिसिपेंट के पास गई सप्लाई, अब ये रिसिपेंट भी आगे क्या कर रहा है? उसको सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो ये सेल कर रहा है किसको? अनरिलेटेड को। किसको कर रहा है वो? अनरिलेटेड, अननोन पर्सन को कर रहा है।
तो अनरिलेटेड पर्सन को अगर कर रहा है तो इन्होंने यहाँ पे एक ऑप्शन देके रखा हुआ है। क्या ऑप्शन देके रखा है कि अगर ये तो फेयर होगी ना, ये जो सप्लाई हो रही है एक तरीके से ये क्या होगी, फेयर होगी। यहाँ पे हो सकता है कि मैनिपुलेशन हो जाए, राइट, यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ नहीं होगी क्योंकि ये जो पर्सन है ये किसी अनरेटेड को बेच रहा है तो वो तो फुल प्राइस लेगा जो उसकी प्राइस होगी, राइट। तो उन्होंने एक ऑप्शन ये दिया है कि आप ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो सप्लाई की गई है उसकी वैल्यू कैसे निकालें, ये वैल्यू निकालनी है आपको। तो उन्होंने एक तरीका बता दिया कि इस केस में जो रिसिपेंट अगर किसी अननोन पर्सन को सेल कर रहा है, सपोज उसने सेल करी है कितने में, 1000 रुपीज़ में, 1000 रुपीज़ में सेल किया है, ये वैल्यू है इसकी। तो अपने को यहाँ की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप समझ रहे हो। क्योंकि अभी आपके पास क्वेश्चन ये है कि सप्लायर ने रिसिपेंट को पेमेंट वो सप्लाई किया है जो कि रिलेटेड पर्सन है, तो उसका वैल्यू कैसे निकालें हैं, आप इसी बात कर रहे हैं अपन। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला एक्सटेंशन करके कि अगर मान लो ये आगे जाकर किसी और अननोन व्यक्ति को बेच रहा है यानी अनरिलेटेड को बेच रहा है, तो सबसे सीधा सीधा उपाय ये भी हो सकता है कि जो प्राइस इसने यहाँ पे रखी होगी वो फेयर रखी होगी, नो डाउट, उसका 90% उसकी वैल्यू मान ली जाए। किसकी वैल्यू मान ली जाए, इसकी वैल्यू, यानी कि ये कितना हो जाएगा 900, कितना हो जाएगा 900, या इसको इस तरह से लिखिए 1000 इंटू 90%, और इसको आप यहाँ पे रखिए 1000 ही। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि इसको रिवर्स करें। मान लो कि यहाँ पे 1000 को अगर यहाँ पे वैल्यूएशन करा जाए तो यहाँ पे इसको 90% कर दिया। अब बोलोगे सर 90% कैसे लिया, तो उनका ये मानना है कि लगभग 10% का तो वो मार्जिन रखेगा। बात समझ आ रहा है। अगर रिवर्स आगे देखें तो अगर ये वैल्यू फेयर है 1000 रुपये, तो इसी फेयर वैल्यू को बेस बना के इसका 90% की जो वैल्यू होगी वो सप्लायर से रिलेटेड पर्सन को सप्लाई हुई है तो उसकी वैल्यू मान ली जाए। ऐसा इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन देके रखा है, ये ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। एक तरीका तो ये है कि आप लाइक काइंड एंड क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन में ये भी चीज़ दिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू सेल एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स और सर्विसेज बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बी एन अमाउंट बी क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ, एन अमाउंट इक्वलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपेंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग ए रिलेटेड पर्सन। यानी कि इसने क्या करा, इसको बेचा है जो कि रिलेटेड नहीं है। बात समझ में आ रहा है। उस वैल्यू का 90% यहाँ पे वैल्यू मान ली। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताइए। थोड़ा सा ये थोड़ा सा ना टेक्निकल है, हालांकि इतना टेक्निकल भी नहीं है कि अपन समझ नहीं पाए। ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। हमको ये वैल्यू फेयर लग रही थी, इसी वैल्यू को हमने बेस बना के इस वैल्यू को निकाल लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मान लो ये बंदा जो है आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 100 रुपये लेना 100 रुपये ले लो, आपको 2000 लेना तो 2000 ले लो। इसलिए उन्होंने बोला कि जो भी इनवाइस इशू करेगा ये सप्लायर और रिसिपेंट को, वो वैल्यू ही उसकी वैल्यू मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकार को ये पता है कि ये भी रजिस्टर्ड है, इसको आईटीसी उतना ही मिलेगा। सरकार का जो आईटीसी है वो बेकार नहीं जाएगा। बात समझ में आया। बस स्टॉक यहाँ से निकल कर यहाँ पहुँच गया, ये स्टॉक ही तो गया है ना, आईटीसी का नुकसान थोड़ा ना हुआ है। अगर ये वैल्यू 100 लेगा तो उस पर 18 रुपये मिलेगा, अगर ये वैल्यू 1000 रुपये लेगा तो उस पर 180 मिलेगा। आईटीसी इसको मिलना है, तो ये लोग डिसाइड कर लें। इसलिए उन्होंने क्या लिख दिया, वेयर द रिसिपेंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी द वैल्यू डिक्लेयर्ड, ऊपर वाले केस में पढ़ रहा हूँ ना, द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस शैल बी डीम्ड टू बी द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। इन सच केस ट्रांजेक्शन इज द टैक्स न्यूट्रल। ठीक है, टैक्स न्यूट्रल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक का आईटीसी का यहाँ से आईटीसी गया वहाँ पे चला गया, बस, और कुछ नहीं हुआ है। जीएसटी का नुकसान नहीं होगा सरकार का, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, आगे उसको जीएसटी मिल ही जाएगा। तो ये वाला पॉइंट मैंने आप कवर कर दिया है, ये चीज़ हो गई है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, मैंने सेक्शन 25(5) में बताया है आपको। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब कि जो पैन नंबर, कॉमन पैन नंबर में रजिस्टर्ड व्यक्ति होते हैं, उनके लिए बोलते हैं। और एजेंट को भी मैंने अच्छे समझा चुका हूँ शेड्यूल 1 में, राइट, जो अपने ही व्याप पे क्या करता है, वो क्या बोलता है, अपने नाम से बिल बनाता है, उस बिल को लिया गया है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ कवर कर ली। अब बात करते हैं अपन रूल 29 की। तो देखिए, रूल 27 भी क्लियर हो गया, रूल 28 भी क्लियर हो गया। अब इसको इस तरीके से लिखिएगा आप। यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे रूल 30-31 की बात हुई कि नहीं हुई है? ये मेरे बुक पे दिख नहीं रहा था, हाँ हुई है। तो यहाँ पे जो बी पॉइंट है, जो सी पॉइंट है, इसका बी पॉइंट बन जाएगा, और जो डी पॉइंट है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसका सी पॉइंट बन जाएगा, एज इट इज
अगर मान लो इसके हिसाब से भी वैल्यू नहीं निकल पा रही है तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, रूल 30 के अकॉर्डिंग, और अगर रूल 30 से भी नहीं निकल रहा तो रूल 31 के अकॉर्डिंग। ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। बताइए कोई कन्फ्यूजन है इसमें? बस ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे पूरी सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, बल्कि सिर्फ इसको छोड़कर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। और इसमें ये वाला ऑप्शन दे के रखा गया है, ये और ऑप्शन दे के रखा गया है, बस इतना चेंज है। तो ये याद रहेगा आपको, रूल 27 और 28 ना, ये 28 नहीं, ये यहाँ पे है कहाँ, इसको यहाँ कर लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, रूल 28 की बात हो रही है, राइट, रूल 28, इसको यहाँ करो। एजेंट की जब बात आएगी तो रूल 29 लगेगा, राइट। अदर देन एजेंट की बात होगी रिलेटेड पर्सन में तो रूल 28 लगेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को समझिएगा, रूल 27 भी क्लियर हो गया, रूल 28 भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम रूल 29 की। रूल 29 में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड इज एजेंट। सिर्फ यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, वेयर द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स इज अवेलेबल। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे, जैसा आप हर जगह करते आ रहे हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया, ओपन मार्केट वैल्यू का, राइट। 90% of the price charged for the supply of goods of like kind and quality by the recipient to his customer not being a related person where the goods are intended for the supply of the said recipient। और साथ में क्या बोला है, बी पॉइंट में आप ये वाला पॉइंट ले लीजिए, कौन सा, 90% वाला, क्योंकि देखो प्रिंसिपल और एजेंट की बात हो रही है, प्रिंसिपल और एजेंट की बात हो रही है। अब एजेंट किसी अननोन व्यक्ति को बेचेगा, आप समझिए, ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है। अब ये अननोन को बेचेगा तो यहाँ पे उसने जैसे मान लो 1000 में बेचा तो उसकी प्राइस आप वो दे सकता है 1000 इंटू 90%। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है वो भी आपको, ये वाला पॉइंट इसमें कवर हो रहा है, 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, ऑफ द प्राइस चार्ज। ये सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन हो रही है। ये वो वाली सिचुएशन हो रही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, राइट। तो 90% वाला पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है। और उसके बाद क्या बोला, सी पॉइंट में R30 लगाओ, और अगर R30 नहीं लग रहा है तो R31 लगा दो। तो यहाँ पर जाकर आपका रूल 29 भी खत्म हो गया। अब आप इसमें देखिएगा, यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ना, ये ऐसे ही चार्ट बनाइएगा आप, ताकि आपको एक चीज़ आसानी से याद रहे कि कहाँ कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, राइट। और रूल 30-31 तो हर जगह आ रहा है, ओपन मार्केट वैल्यू आपका हर जगह आ रहा है, राइट। बीच में ही 2 आइटम में ही खेल होंगे जो भी होगा, तो इसको आप समझ लीजिएगा। और इसके बाद अपन आते हैं रूल 30, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, बहुत आसान भी है। इसमें इससे पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए, एग्जाम्पल 24, ए प्रिंसिपल सप्लाइज ग्राउंड नट्स टू हिज एजेंट एंड द एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंड नट्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाईज एट ए प्राइस ऑफ 5000 पर क्विंटल ऑन द डे ऑफ द सप्लाई। Another independent supplier is supplying groundnuts of like kind and quality to be sold an agent at the price of 4550 पर क्विंटल। देखो यहाँ पे ना प्रिंसिपल एजेंट की सप्लाई हो रही है, और ग्राउंडनट्स क्या होता है मूंगफली, है ना। तो ये सप्लाई कर रहा है कितने में, 5000 रुपये पर क्विंटल में, और ये कितने में हो रहा है, 4550। एक ओपन मार्केट वैल्यू जो बता रहा है वो 4550 रुपये बता रहा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा सब्सिक्वेंट प्राइस, सब्सिक्वेंट सप्लाईज एट ए प्राइस ऑफ 5000 पर क्विंटल। तो द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय द प्रिंसिपल सेल बी 4550 पर क्विंटल, और वेयर ही एक्सरसाइज द ऑप्शन द वैल्यू सेल बी 90% ऑफ 5000। देखिए आप समझिए मेरी बात को, ये सप्लायर है, प्रिंसिपल है, और ये रिसिपेंट है। ये जो भी है, ये जो रिसिपेंट है, ये आगे जो सप्लाई करेगा फर्दर सप्लाई, उसमें लिखा हुआ सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट सप्लाई मतलब कि यहाँ से जो सप्लाई हो रही है किसको हो रही है, अननोन को हो रही है। वो कितने में हो रही है, 5000 में हो रही है। एक प्राइस आपको मिल रही है 5000 वाली, और एक मिल रही है आपको ओपन मार्केट वैल्यू 4550 वाली। अब आपको इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन पसंद है वो आप, इसमें और से है ना, ये और है, ये इसमें 2 ही पॉइंट है, ए और बी, राइट। आपको जो भी प्राइस रखनी है, एक तो ओपन मार्केट वैल्यू दी हुई है आपको 4550 रुपये, दूसरा दिया 90% ऑफ द प्राइस चार्ज, यानी जो सब्सिक्वेंट सप्लाई पे चार्ज किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है, 5000, और उसका क्या निकालेंगे अपन 90%, तो कितना हो गया ये 4500। ये आपके ऑप्शन पे छोड़ दिया है, आपको जो प्राइस लेनी है वो ले लो, 4550 या 4500 रुपये पर क्विंटल, राइट। तो ये ऑप्शन में देके रखा हुआ है, ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं अपन लोग एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के मामले में, ठीक है। और अगर ये वैल्यू नहीं निकल रही है तो क्या निकालेंगे, रूल 30 और फिर रूल 31, ऐसे लगाएंगे।
और रूल 30 क्या है, बहुत सिंपल सा है। रूल 30 क्या है, बहुत सिंपल सा है। और इसमें क्या चीज़ है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उनका ये कहना है कि रूल 30 के हिसाब से अगर आपको वैल्यू निकालनी है ना, तो आप उसकी पहले कॉस्ट को मेजर करिए। कॉस्ट को मेजर करिए, जैसे कॉस्ट आपकी आ रही है प्रोडक्ट की 100 रुपये, बनाने की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट आ रही है वो आपकी आ रही है 100 रुपये, तो उसकी वैल्यू आप 10% मार्जिन जोड़ के बढ़ा लो, यानी 110%, राइट। तो जैसे मान लो मैंने बोला वैल्यू 100 रुपये है, तो वैल्यू यहाँ सॉरी कॉस्ट कितनी है, 100 रुपये है, और 100 रुपये है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110%, यानी 110 रुपीज़ इसकी वैल्यू बन जाएगी। अगर मैंने बोला वैल्यू 1000 है, सॉरी वैल्यू नहीं, कॉस्ट 1000 है, तो वैल्यू कितनी होगी वैल्यू कितनी होगी यार, रूल 30 क्या बोल रहा है बता दूँ, कॉस्ट निकालो और उसको 110% से मल्टीप्लाई कर दो, यही उसकी वैल्यू है। बस इतना छोटा सा नियम है रूल 30। बस आपको यहाँ पे कॉस्ट निकालना आना चाहिए, और कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो है आपका CAS 4 स्टेटमेंट होता है, और वो आपको अच्छे से पता है कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं, कॉस्ट निकालना, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लो और उसका 110% कर दो, वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। आपको पता है ना, जैसे 100 रुपये कॉस्ट आई तो 110%, लगभग 10% मार्जिन जोड़ के उसकी वैल्यू निकाल लो। सीधी बात ये है, कॉस्ट पे 10% मार्जिन जोड़ो, वैल्यू निकाल लो। मेरी कॉस्ट अगर 2000 आई है तो वैल्यू कितनी होगी, 2200, 110% निकाल लो, ये 10% जोड़ लो, बात बराबर ही है, राइट। तो ये आपने CS 4 के हिसाब से कॉस्ट निकाली जाती है। CS 4 कैसे बनता है, सब कुछ जोड़ते हो आप, उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पे GST वाला पार्ट नहीं आएगा, राइट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी पड़ती हैं, जैसे रॉ मटेरियल परचेस करते या स्क्रैप निकलता है, तो स्क्रैप को आप बाजार में बेचते हो, तो बेचने से उसका रियलाइजेशन वैल्यू मिलती है आपको। कचरा बेचते हो ना, जैसे हाँ रद्दी वगैरह, जो भी आपने प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें जो स्क्रैप निकलता है, कबाड़ निकलता है, स्क्रैप निकलता है, उसको आप मार्केट में बेचते हो, तो वो भी प्रोडक्शन कास्ट को कम करता है। यानी कि प्रोडक्शन कास्ट निकालते समय आपको हर कॉस्ट को जोड़ना है, लेकिन रियलाइजेशन वैल्यू अगर कहीं मिल जाए तो उसको आपको माइनस करके उसकी कॉस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। इस पर अगर एक क्वेश्चन दिया होगा तो आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। ये मेरे ख्याल से नहीं दिया होगा, क्योंकि अभी नए में इन्होंने कॉस्ट CS 4 वगैरह का जिक्र नहीं किया है। इन्होंने सीधा सीधा लिख दिया है कि वैल्यू का मतलब कॉस्ट इंटू 110%, बस खत्म। और रूल 31 क्या है वो भी आप समझ लो, जब कहीं रास्ता नहीं निकले ना, तो गवर्नमेंट यानी डिपार्टमेंट निकालेगा रास्ता। वो जो भी बेस्ट जजमेंट लगेगा, उसको जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं या जो भी जनरल प्रोविजंस जो कि सेक्शन 15(1) में अपन देखे थे कि 15(1), 15(2), 15(3) के जो प्रिंसिपल अपन ने पढ़े थे, नियम पढ़े थे, उसको फॉलो करते हुए गवर्नमेंट बेस्ट जजमेंट कर सकता है। और बेस्ट जजमेंट से जो भी डिपार्टमेंट ने जो वैल्यू निकाली हो, ये कौन निकालता है, डिपार्टमेंट निकालता है, वैल्यूड बाई डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट अपना पूरा दिमाग लगाएगा, विवेक लगाएगा, लॉजिक लगाएगा, प्रिंसिपल्स यूज करेगा, रूल्स फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी वैल्यू डाल दी, बोले कितने का है, बोले 10,000 का है, ऐसा नहीं बोलेगा वो। उसके कुछ ना कुछ उसके पास प्रिंसिपल होंगे, कुछ ना कुछ उसके जनरल प्रोविजंस हैं जो सेक्शन 15 में लिखे हुए हैं, वो फॉलो करेगा। तो इससे रूल 31 से वैल्यू निकाली जाती है। बस यहाँ जाकर आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट रूल्स का खत्म हो गया। अब इसके बाद के जो रूल्स लिखे हुए हैं बहुत थोड़े से मिसलेनियस रूल्स माने जाते हैं, और जिसपे क्वेश्चन बन भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ तक के जो रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। इसके बाद के रूल्स मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, रूल 31A, 31A2, और ये सारे रूल्स मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं।